आने के लिए। और इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में आप सब अपने अपने विचार रखेंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रदेश के युवाओं को खास तौर पर बहुत आसानी होगी ये समझने में कि बिहार से वो क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। और अब मैं तमाम मेहमानों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं, क्योंकि गणेश वंदना के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम अपने रेजिडेंट एडिटर स्वयं प्रकाश जी से आग्रह करेंगे तमाम मेहमानों को मंच पर लाएं। सेल्स हेड प्रदीप सिन्हा जी और पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी तमाम मेहमानों को लेकर मंच पर आएं ताकि हम दीप प्रज्वलित करके और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। क्योंकि गणेश को हम कहते हैं, भगवान गणेश जो है वो किसी भी विघ्न को ही हरते नहीं है, बल्कि इसके अलावा हर कार्य को सुचारू रूप से सफल बनाने में उनका आशीर्वाद, उनका योगदान बहुत होता है। इसीलिए गणेश वंदना सबसे पहले। आप सबका माननीय मंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश वंदना के साथ हमने इस कार्यक्रम की अब औपचारिक शुरुआत कर दी है और आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जी बिहार झारखंड हर मुद्दे पर ग्राउंड जीरो से जनता की आवाज़ बनकर आप सबके सामने आया है। आपराधिक घटनाओं के बीच रिपोर्टिंग का जोखिम हो या जनता के सवालों को सिस्टम तक पहुंचाना हो, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जी बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं एजुकेशनल कॉन्क्लेव और बात कर रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। वक्त हो चला है हमारे दूसरे सेशन का और हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, प्लीज़ मंच पर आप आइए और इस संस्थान के भी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। बिहार में शिक्षा जगत का जाना माना नाम है डॉक्टर राजेश कुमार सिंह का, जो सितयोग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी हैं। साथ ही सितयोग इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज और सितयोग फाउंडेशन के एमडी भी हैं। मुंबई में बिहारियों की स्थिति ने राजेश को नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला इंसान बनने की प्रेरणा दी। कि हमारे यहाँ 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे ये खुशी है कि मैं 1600 बच्चों को तो रोक लिया। उस 1600 का पैसा जो बाहर जो जा रहा था वो तो मैं बिहार में रोका। साल 2009 में राजेश को पता चला कि सीएम नीतीश कुमार लोगों से बिहार में निवेश करने की अपील कर रहे हैं। सरकार पर भरोसा करते हुए डॉक्टर राजेश ने औरंगाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, जो 1 साल के अंदर एस्टेब्लिश हो गया। राजेश सिंह का सपना है कि बिहार का पैसा बिहार में रहे और बिहार की प्रतिभा को भी यहीं निखारा जा सके। चूँकि आपका जो संस्थान है सितयोग इंस्टीट्यूट, ये सुन के बड़ा अध्यात्म टाइप की फीलिंग आती है। ये हालांकि कोई शॉर्ट नेम हो सकता है, लेकिन मुझे बताएं फिर भी, सितयोग का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि योग साधना वगैरह से जुड़ा कुछ है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का। हाँ जी बताएं। सर, सबसे पहले मैं हमारे गार्जियन, हमारे गुरुदेव मेरे सामने बैठा हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और जी बिहार झारखंड को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस मंच पर मुझे मौका मिला। सितयोग, सीता मेरी माता जी का नाम है, योगेंद्र मेरे पिताजी का नाम है और ये दोनों का ही आशीर्वाद सितयोग है। अरे वाह, मुझे लगता है जोरदार तालियां बनती हैं। अच्छा देखिए, मुझे पहले ही ये मैंने कहा ना कि शब्द से ही बहुत आध्यात्मिक सा कुछ फील आ रहा था और वो पता चला कि आपके माता पिता का नाम है, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं सर, मैं मुंबई से इंजीनियरिंग किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से। मुंबई में हमारी एक छोटी सी टेलीकॉम कंपनी है और ख़ासकर जब होली और दशहरा में जब मैं बिहार अपने घर औरंगाबाद में आता था तो बड़ा गजब सा लगता था कि रेल में, खासकर छठ के समय में, टॉयलेट में भी 5-6 आदमी खड़े हैं। हमें लगता था कि हम कहाँ पे हैं। उसी समय 2009 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए
और हम लोग को लगा कि अब कुछ बिहार अच्छा होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मुंबई गए थे, सारी बिहारियों को आह्वान कर रहे थे कि आप लोग बिहार में आएँ। मैं 2010 में मुझे गवर्नमेंट से ही ज़मीन लीज पर मिला और मैंने सिद्योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद में खोला जी। और जब मैं कॉलेज खोला तो मैं जिनका भी चर्चा किया कि हमारे गार्जियन सामने बैठे हुए हैं, जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है वो ज़रूर नॉलेज यूनिवर्सिटी है, लेकिन शुरू में उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी माना जाता था। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जितनी पॉलिसी और हम लोग का जो मार्गदर्शन है आज सर ही का दिया हुआ है। तो मैं सर के लिए सारे पब्लिक से बोलूँगा कि एक जोरदार ताली होनी चाहिए, उनकी स्वागत होनी चाहिए। सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हर एक ज़िला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ जी कि आज बिहार का 20% रेवेन्यू शिक्षा और हेल्थ के नाम पर बाहर जा रहा है। इस पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और बहुत सिंसियरली सोचना पड़ेगा। जैसा हमारे ब्रदर बता रहे थे कि कोटा में 35% लड़के बिहार के हैं, टीचर भी बिहार के हैं। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि जब पढ़ाने वाला भी बिहार का भी है, छात्र भी बिहार का है, तो हम अपने जेब का मेहनत की कमाई यहाँ के गार्जियन कोटा में क्यों दे रहे हैं? क्यों न बिहार में दिया जाए? इसके लिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है 7 निश्चय योजना, रियली मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने कॉलेज का देता हूँ। एक मेस्तर का बेटा जिसके फादर मतलब मेस्तर का काम करते हैं, उसका बेटा हमारे यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत पढ़ाई किया और आज उसका बेटा दुबई में नौकरी कर रहा है। उसके फादर आए कि जो भी हैं आप लोग के चलते हैं, इस सरकार के चलते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन जबरदस्त है। अब इसमें यहाँ के सारे जो मैं रेवेन्यू जो बाहर जा रहा है, यहाँ के गार्जियन से मैं आह्वान करूँगा, यहाँ के जनता से आह्वान करूँगा कि जो हम रेवेन्यू बाहर जो भेज रहे हैं उसको बिहार में रोकने का कोशिश करें। अपनी कमाई दूसरे स्टेट को न दें, बिहार को डेवलप करें, तभी हमारा बिहार। आप बता दें कि कोई भी महाराष्ट्र का स्टूडेंट बिहार में पढ़ने आता है? नौकरी भी बहुत कम कर, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट भी कोई नहीं आता है बिहार में। क्यों? लेकिन हम तो हर एक जगह चले जाते हैं। तो जब तक अपने गार्जियन का कमाई अगर हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक बिहार हमारा जो अपना ओपिनियन है ये तब हो रहा है जब बड़े बड़े संस्थान हैं, आप लोग हैं, तमाम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और हजारों हजार बच्चे काबिल होकर निकले हैं संस्थानों से, फिर भी बाहर जाने की कुछ कह रहे थे दीपक जी। जी बट ये ट्रेंड ना पिछले कुछ सालों में चेंज हुआ है। मैं नीट और जेई के लिए बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं, तो नीट और जेई ट्रेनिंग इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में इस ट्रेंड में चेंज देखा गया है। अब लोग कोटा को प्रेफर ना करते हुए अब पटना में रुकना बच्चा स्टार्ट हो गया है। ये पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है। अब कोटा को लेके अब लोगों के मन में ऐसा लेकिन फिर भी वास्तविकता है कि अभी भी बहुत कुछ बड़ी परसेंट जा रहा है, कुछ परसेंट जा रहा है। मैं मुझे लगता है बहुत है, काफी परसेंट जा रहा है, बहुत सर, है, काफी अभी भी। परसेंट जा रहा है। क्योंकि जितना ये सच है, ये नहीं, सही बात है कि हम सर, सही दिशा में जा रहे होंगे, हम सर, ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सर बता रहा हूँ जी। कि अगर बिहार के बच्चे कोटा में जाना बंद कर दें तो वहाँ की सारे 5 स्टार होटल्स बंद हो जाएंगे। आज कोटा में सर 11 5 स्टार होटल खुले हुए हैं सिर्फ बिहारी के पैसों से। ये सोचना पड़ेगा सर, सारे गार्जियन को इस पर सोचना पड़ेगा। सिर्फ कोटा ही नहीं, मुझे लगता है देश के और भी बहुत सारे शहर और हैं, खासकर बहुत सारी जैसे जगह हैं। इंजीनियरिंग जी, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, आज बच्चे बहुत बाहर जा रहे हैं, यहाँ की सीट खाली रह जा रहे हैं। रही बात गुणवत्ता की, तो मैं बता रहा हूँ कि आज बिहार की ही टीचर, आप जितने भी, आप महाराष्ट्र चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, आप एनसीआर दिल्ली में चले जाओ, तो बिहार के ही टीचर आपको मिलेंगे मोस्टली। अच्छा, लेकिन उसमें एक सवाल है राहुल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें बड़ी भूमिका किसकी हो सकती है, सरकार की या प्राइवेट संस्थानों की? क्योंकि आप लोग तो प्राइवेट संस्थान भी चला रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या भूमिका? देखिए, आई थिंक सारे स्टेक होल्डर्स की भूमिका है। स्टेक होल्डर्स से मेरा मतलब है हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स की, गवर्नमेंट की, स्टूडेंट्स की, गार्जियन की, सोसाइटी की, तो सभी की भूमिका है और हमारी भूमिका ज़्यादा है।
मैं इस बात को मानूंगा कि हमारी पेरेंट्स और गार्जियन को थोड़ा उसमें जी, पीछे- छूट दे दूंगा कि पीछे बिल्कुल, रखूंगा, क्योंकि वो तो अच्छी चीज चाहेंगे कि अच्छी सुविधा कहीं मिले, अच्छी पढ़ाई कहीं मिले, तो वो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। और बात गुणवत्ता पे है, बात सफलता पे है, कितने बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर हम बात करें कोटा की, तो बहुत सारे बच्चे हैं, परसेंटेज अच्छा है सक्सेस का, कितना अच्छा है वो हमें नहीं पता शायद, लेकिन नंबर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे का नंबर है, वो बहुत बड़ा है। अगर 1 लाख बच्चे हैं, 5% भी रिजल्ट है तो 5,000 बच्चों का रिजल्ट है, राइट। और अगर हमारे यहाँ 20,000 बच्चे हैं और 5,000 बच्चों का रिजल्ट नहीं, मतलब 500 बच्चों का भी रिजल्ट है, तो हम अच्छा कर रहे हैं। ये बातें समझानी पड़ेगी हमें, गार्जियंस को, स्टूडेंट्स को, और उन्हें ये भी समझाना पड़ेगा कि जब आप बच्चों को कोटा भेज रहे हो, उतनी दूर भेज रहे हो, तो उनके ऊपर जो देखरेख है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। बच्चे फिर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, और शायद ये एज नहीं है जब वो उतना इंडिपेंडेंस के साथ रह पाते हैं। जी, तो इन चीज़ों को समझाना पड़ेगा, और क्योंकि इसमें आप लोगों हमारी के- भूमिका तो आप है। लोगों के संस्थान के बारे में हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, आप लोगों ने भी थोड़ा संक्षिप्त परिचय दिया, इसलिए मैं जेनरिक क्वेश्चन ले रहा हूं जिस पर आप लोग सब लोग शामिल हो सकें। क्या ये लगता है कि बिहार में, जैसे हम कहते हैं कि रोजगार यहां पर अगर उपलब्ध हो तो शायद हम ज्यादा और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कर पाएं? क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि दूसरी जगह प्राइवेट कंपनीज में आप जाते हैं तो बिहार के इंस्टीट्यूट की बजाय दूसरे जगह के संस्थानों को शायद वो देखते हैं कि कोटा से पढ़ाई इसने की है या किसी अच्छी जगह से उसने पढ़ाई की है। ये भी मायने रखता है। क्या बदलाव बिहार में कुछ हो सकता है कि अगर जॉब की सुविधा यहां पर ज्यादा उपलब्ध हो? सर, जहाँ गुड़ रहेगा वहीं सर मक्खी भी मिनाएगी। अगर यहाँ ज़्यादा इंस्टीट्यूट खुलेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कोचिंग क्लासेस रहेंगे, ज़्यादा यहाँ पर रहेगा, तो जॉब तो ऑटोमेटिक आएगा सर। इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे ही। मैं सर मुंबई में सेटअप था, सरकार एक अच्छा माहौल दिया, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, वहाँ 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं बता दूँ कि हमारे डिप्लोमा के बच्चे भी IIT कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ कोचिंग संस्थानों की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि अगर कॉलेज वो इंजीनियरिंग करना है तो वो बिहार से ही करें। क्या उसको उसी तरह से सम्मान मिलता है जो दूसरे जगह, दूसरे स्टेट के कॉलेजेस को मिलता है? मिलता है सर। अगर जॉब में, अब हमारे कॉलेज के इस बार ही मैं प्लेसमेंट की बात बता दूं कि विप्रो में बच्चे गए, और आजकल तो सारा जो वैकेंसी है सब ऑनलाइन है। अब वो सिस्टम सर खत्म हो गया जब से कोविड आया है, तो अब सबके लिए ट्रांसफॉर्म, मतलब सबके लिए ओपन है। अब जितनी भी अब आपकी प्लेसमेंट हो रही है ऑनलाइन हो रही है, और सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनी है, अब ओपन प्लेटफॉर्म कर दिए हैं। अगर बच्चे में मेरिट है तो कंप्लीट कर रहे हैं। मैं बता दूं कि पिछले बार हमारे यहाँ करीब 150 से एबव बच्चे अच्छे अच्छे कंपनियां में प्लेसमेंट लिए, जैसे हेटिच। जी जी, हेटिच में हमारे यहाँ मैकेनिकल के काफ़ी बच्चे गए, मल्टीनेशनल कंपनी है। विप्रो में गए, और भी काफ़ी कंपनियां में गए, TCS में गए। तो अगर यहाँ के कॉलेजेस को भी सम्मान मिलता है। यस सर, अभिषेक यस जी, सर। इसके पीछे एक जो कारण है, अलुमनाई नेटवर्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जैसे जैसे बिहार के कॉलेजेस डेवलप होंगे, बच्चे बाहर जाएंगे, काम करेंगे या बिहार में ही काम करेंगे, तो एक नेटवर्क बनेगा बच्चों का, जो पहले उस इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे, जिन्होंने अच्छा किया होगा, और उसके जैसे जैसे ये नेटवर्क बनता जाएगा, आई थिंक बिहार के कॉलेजेस की रिकॉग्निशन भी बढ़ती जाएगी। तो हम इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, बट वो टाइम अभी हम नहीं दे पाए हैं जो बाहर के कॉलेजेस ने दिया है। बाहर के कॉलेजेस 20 साल 30 साल से काम कर रहे हैं, बिहार के कॉलेजेस 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं। तो इस डिफरेंस को समझते हुए आई थिंक बिहार बहुत अच्छे पोजीशन में है अभी। दीपक जी कुछ कह रहे थे जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं उसमें जोड़ दे रहा हूं, एक सवाल चूंकि उन्होंने उठाया था कि दूसरे स्टेट से जो बच्चे हैं वो न पढ़ने यहाँ आते हैं, न नौकरी करने बिहार आते हैं, तो यहाँ पर चूंकि नौकरी का स्कोप भी कितना है, ये भी एक सवाल उठ जाता है ना कि। हाँ देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि किसी भी, जैसे हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग करी है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का फेमस होना वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे बच्चों के लिए प्लेसमेंट के ऑफर्स कितने आते हैं। क्यों, डायरेक्ट प्रैक्टिकल जो बात जो सोचता है कोई भी बच्चा एडमिशन लेने से पहले, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी रीजन में इंडस्ट्री ज़्यादा है, मतलब आईटी में मान लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग में अगर जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है वहाँ के बच्चों के लिए नौकरी के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुलते हैं। तो उससे सीधा सीधा असर पड़ता है उस एरिया के कॉलेजेस के फेमस होने पर। तो अगर हमारे बिहार को अगर ऊपर आना है कि लोग यहाँ पे पढ़ने आएँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ के एडमिशन लें, तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का सेटअप होना बहुत जरूरी है, जो मेरी एक जनरल परसेप्शन है। जी, जी। वैसे तो हम लोग नीट और जेई में स्पेशलाइज करते हैं, बट एक जनरल डिस्कशन में अगर मैं बोलूं
तो जैसे मंत्री जी ने भी बोला था कि भाई जब तक हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज का सॉल्यूशन वही है, तो हमारे बिहार को और आर्थिक रूप से समृद्ध करने में मेरा मानना है हमारी नीट और जेई अगर बिहार के बच्चे मैक्सिमम संख्या में क्रैक करेंगे तो हमारा बिहार बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आईआईटी से, इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुए बच्चे बहुत छोटी उम्र से अच्छा अच्छा कमाते हैं, फिर आगे चल के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से अपने बिहार के बच्चों को पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा संख्या में नीट और जेई क्रैक करवा पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में हम देश के अग्रणी राज्यों में हो सकते हैं। तो आई थिंक हमारा सबका फोकस होना चाहिए कि साइंस एजुकेशन को हम प्रमोट करें और मैक्सिमम बच्चों को हम लोग कहें कि भाई मंच से डॉक्टर हमारा या ये भी IIT प्रयास है कि जो अगर कुछ सरकार से या शिक्षा विभाग से कोई आप लोगों की डिमांड हो तो वो भी आप इस मंच के जरिए कह सकते हैं कुछ क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। सर गवर्नमेंट को नंबर ऑफ कॉलेजेस में जैसे मैं बताया कि जहाँ गुड़ रहेगी चींटी वहीं भिनभिन आएगी, मक्खी वहीं आएगी। तो नंबर ऑफ कॉलेजेस सरकार बढ़ा भी रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल भी रहे हैं। सरकार बहुत प्रयासरत है, लेकिन हम लोग को अभी आर्थिक रूप से, जैसा मेरे भाई बोले कि मतलब आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, तो मैं यहाँ के आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के स्टूडेंट लोग को मैं आह्वान करूँगा कि एक बिहार में एक फोबिया है कि जब करना है तो सरकारी नौकरी ही करनी है। वो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक लड़का आईआईटी मुंबई से किया और रेलवे का डी ग्रेड ज्वाइन किया जॉब। क्या तो सरकारी नौकरी है, मैं यहाँ पर सेफ हूँ। मतलब ये बहुत ही सोचने की बात है। तो यहाँ के गार्जियन को सोचना पड़ेगा कि सरकारी ही नौकरी क्यों। आज तो मैं सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या किसी में सरकारी नौकरी वालों से कम हूँ क्या? आज हमारे 650 एम्प्लॉई हमारे अंदर में काम करते हैं, मुंबई और औरंगाबाद और दिल्ली लेकर। तो मैं 650 को नौकरी दे रहा हूं, तो मैं टेकर क्यों बनूं, गिवर क्यों नहीं बनूं? और जब तक ये माइंडसेट नहीं बिहार में आएगा तब तक आर्थिक रूप से बिहार कभी नहीं डेवलप हो सकता है। बिल्कुल, ये निश्चित। मैं आपको बता रहा हूं छोटा सी चीज, जैसे हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज है और सर लोग का हमेशा मार्गदर्शन रहा है। बच्चे फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करते हैं। मैंने बच्चों को बोला कि सिर्फ सिनॉप्सिस और कॉपी पेस्ट मत करो, इसको प्रैक्टिकल चीज में आप इंप्लीमेंट करो। तो एक बच्चा ने, उसको मैं प्रोत्साहन देने के लिए उसने ई रिक्शा बनाया। तो मैं बोला बेटा तुम लोग अच्छा किए, लेकिन ई रिक्शा बनाने के बाद क्या? फिर तो तुम नौकरी के लिए दौड़ रहे हो पीछे पीछे। हमने कि ई रिक्शा बनाओ तो सोचो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो मैं वो बच्चों के साथ मिलकर सीतियों के ही नाम से आईकेट का दिल्ली से मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिया। और बिहार में हमारी दूसरी या तीसरी कंपनी होगी जो मैन्युफैक्चरिंग है, नहीं तो बाकी सारे जितने ई रिक्शा आ रहे हैं सब बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। फिर और मैं बच्चों को बोलता हूं, जो मैं उनको मोटिवेशनल स्पीच देता हूं कि बेटा खुद का काम करो, क्यों ना एक प्लास्टिक का पत्तल ही बनाना है, खुद का बनाओ, उसको मार्केट में लॉन्च करो। आप पढ़े लिखे हो, बैंक से हेल्प लो और उसको आगे बढ़ाओ। आज गुजरात, महाराष्ट्र मैं देखता हूं कि आगे क्यों है, वहां घर घर रोजगार है, उसमें हम लोग पिछड़ रहे हैं। यानी कहीं सिर्फ अच्छे कॉलेज स्कूल से नहीं होगा, मानसिकता को भी बदलना बहुत जरूरी माइंडसेट है। चेंज करने पड़ेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। राहुल जी, कोई टिप्पणी आपकी? आई थिंक कोचिंग संस्थानों की तरफ से हमने 1-2 मांगे हमेशा सरकार के सामने रखी हैं। एक तो कोचिंग को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग है जो रखी गई है, और दूसरा हमने कोचिंग विलेज के बारे में भी बात की है बहुत बार कि एक ऐसा एरिया डिफाइन किया जाए, एक ऐसा एरिया डेवलप किया जाए जहाँ सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, रेसिडेंशियल फैसिलिटी हो और बच्चों को हम वो सुविधाएं दे पाए जो उन्हें बाहर के शहरों में मिल पाए। यानी एक क्लस्टर पूरी तरह से डेवलप करने की बात है, बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है ये हो तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत जी 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 और सर बोलना चाहूँगा, सरकार से आह्वान करूँगा। जी जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आप एक जेंटलमैन ने शायद हमारे माननीय मंत्री जी ने उस पर मतलब उठाए थे कि 30% पैसा बिहार के कॉलेज स्टूडेंट, बिहार के कॉलेज और बिहार के स्टूडेंट यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। 70% बाहर वो पैसा चला जा रहा है गवर्नमेंट का। वो एक सवाल चूंकि सोशल मीडिया पर आया था जी जी। ये सोचने वाली बात है सर।
वो 70%। आज मैं एक औरंगाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, 350 लोग को मैं डायरेक्ट रोजगार, और इनडायरेक्ट तो वहाँ हजारों लोग बेनिफिशियल हैं। अब हमारे यहाँ ऑनलाइन एग्जाम होती है, एसएससी, रेलवे, सारे चीज़, बहुत बड़ा 500 कंप्यूटर का मैं एक सेंटर बनाया हूँ। तो अब मान लो दरभंगा का कोई स्टूडेंट वहाँ आता है, होटल लेता है, रात भर होटल में रहता है, किसी गेस्ट के यहाँ रहता है तो 1 किलो मिठाई लेकर जाता है, गेस्ट भी उसके स्वागत में पनीर और मिठाई मंगाता है, तो मार्केट तो इसी तरह बढ़ेगा। तो ये हम लोग को माइंडसेट सेट करना पड़ेगा बिल्कुल। कि हमारी पैसा, हमारे गार्जियन का मेहनत का पैसा, उसके लिए सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे रोक सकते हैं जिससे हमारी बिहार खुशहाल हो। दीपक जी, बस मैं 10 सेकंड लूंगा जी, जी। और मैं आपके माध्यम से बिहार के बच्चों को कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जरूर। अभी बेटा 10th का और 12th का जो बोर्ड एग्जाम आप लोगों ने दिया है, तो अब आप लोग बिल्कुल भी वेट ना करें। अपना नीट या जेई जो भी आपने सोचा है कि मुझे क्रैक करना है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आप अभी से लग जाए। और अगर आपने पटना आना है तो अभी उसमें डिले ना करते हुए बच्चों को आना चाहिए। आपको यहाँ कोटा या कोटा से बेटर यहाँ शिक्षक अवेलेबल हैं बेटा, तो आप आइए और हम लोग करते हैं मिलके मेहनत। दोनों की मेहनत से डेफिनेटली हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और बच्चे भी चलिए, आगे उम्मीद बढ़ेंगे। करते हैं और कहते हैं निजी क्षेत्र का बड़ा योगदान भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शामिल होने के लिए एजुकेशन कॉन्क्लेव में। और हम अगले सेशन की तरफ चलेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं अब जुड़ेंगे, उनसे परिचय कराते हैं।